दोस्तों आज हम बात करेंगे 90 के दशक में हुए कश्मीर घाटी में उस घटनाक्रम की जिसमें कश्मीरी पंडितों का विस्थापन भी शामिल है। दोस्तों ये घटना रातों रात नहीं हुई थी और ना ही उस तरीके से हुई जिस तरीके से हाल ही में रिलीज एक मूवी द कश्मीर फाइल में इसको दिखाया गया है। दोस्तों आज़ादी के बाद अपने देश में बहुत सारी घटनाएं हुई, सांप्रदायिक हिंसाएं भी हुई। 1947 का बंटवारा हुआ जिसमें दोनों तरफ बहुत भारी नुकसान जान और माल का हुआ। 84 के दंगे हुए, भागलपुर में कई सारी सांप्रदायिक घटनाएं हुई, लेकिन कभी भी घाटी में कोई अशांति या कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। और जिस सिनेमा के जरिए हम लोग आज घाटी का ये जो रूप देख रहे हैं, उस सिनेमा में भी 90 के दशक से पहले कश्मीर घाटी को जन्नत के रूप में दिखाया गया है। 90 के दशक के बाद सिनेमा और धरातल दोनों ही जगह घाटी में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन जो रूप द कश्मीर फाइल मूवी में घाटी का दिखाया गया है उस तरह से कभी भी घाटी में उस तरह की कोई स्थिति नहीं बनी। आज हम 90 में जो कुछ हुआ उन सब घटनाओं को समझेंगे, उनके पीछे क्या वजह थी, इनको जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 90 के दशक से पहले पाकिस्तान 2 बार आमने सामने के युद्ध में भारत से हार चुका था और पाकिस्तान ने गोरिल्ला टेक्निक अपनाते हुए पहले पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा दिया और वहाँ पंजाब में अशांति करने की कोशिश की। उसके बाद उसने कश्मीर में शांति को भंग करने की कोशिश की, लेकिन 90 के दशक तक उसको कुछ खास कामयाबी मिल नहीं रही थी क्योंकि ज़्यादातर कश्मीरी भारत के साथ वफादार थे। लेकिन इतिहास के जानकार मानते हैं कि इन सब घटनाओं की शुरुआत हुई 1986 के असेंबली इलेक्शन से, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई। 1986 के असेंबली इलेक्शन में जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF, जिसको मफ भी कहते हैं, वो चुनाव मैदान में थे। इस चुनाव में भयानक धांधली हुई, जिसका एक किस्सा सुनाया जाता है। आमिर कदल विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जो है वो काउंटिंग के समय अपनी हार स्वीकार करके चले गए थे और बाद में उनको बुला के जिता दिया गया। और जब मफ के जो कैंडिडेट थे वहाँ उन्होंने उसका विरोध किया तो उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। साथ ही उनका जो वहाँ एजेंट था उसको भी उठा के जेल में बंद कर दिया। और 20 महीने बाद जब ये कैंडिडेट और एजेंट जेल से बाहर आते हैं तो ये सीधे पाकिस्तान चले जाते हैं। उस कैंडिडेट को सईद सलाउद्दीन के नाम से जाना जाता है, जो अब हिजबुल का कमांडर है। और जो एजेंट थे उनका नाम यासीन मलिक है, जो जिनका जिक्र मूवी में भी दिखाया गया है। इस धांधली से हालात ये बने कि अलगाववादी जो नेता थे वो अपने युवाओं को ये बात समझाने में कामयाब हो गए कि लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो धांधली थी वो बड़े पैमाने पर की गई थी। और जो उस वक्त चुनाव में मफ का साथ एक पार्टी थी JKLF, उसने आज़ादी की मुहिम शुरू की। शुरू में ये आज़ादी पाकिस्तान और भारत और दोनों से आज़ादी की बात थी और JKLF ने नारा भी दिया था कि कश्मीर बनेगा खुद का मुख्तार। तो इस मूवमेंट में कुछ असामाजिक तत्व भी कश्मीर ने पाकिस्तान द्वारा शामिल कर दिए गए, जिन्होंने जो भारत की तरफ जो लोग थे या और सत्ता पक्ष की तरफ जो लोग थे और जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे थे राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर, उनको उन्होंने टारगेट करना शुरू किया। तो दोस्तों जो सबसे पहली वहाँ पे राजनीतिक हत्या हुई थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर थे मोहम्मद यूसुफ हलवाई, उनकी हुई थी। और प्रशासनिक जो हत्या हुई थी, प्रशासनिक सबसे पहला जो हमला हुआ वो बटाली साहब पे हुआ, लेकिन वो उसमें बच गए और उनका जो गनमैन था उसकी वो हत्या हो गई। और कुछ दिन बाद जो बटाली साहब के छोटे भाई थे गुलशन बटाली, उनकी हत्या कर दी गई। ये सबसे पहली प्रशासनिक और राजनीतिक हत्या इस पूरे घटनाक्रम में थी जो हुई थी, और ये दोनों ही मुसलमान थे। तो जो लोग इसे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं उनको ये सारी जानकारी समझनी चाहिए कि ये घटना कैसे शुरू हुई थी। इसके बाद और काफ़ी राजनीतिक लोग थे जिनकी हत्याएं हुई, जिसमें विधायक और कई सारे विधानसभा अध्यक्ष थे, जिनके मैंने अभी नाम आपको बता देता हूँ। जैसे मंत्री थे इस्माउद्दीन बादे, मोहम्मद अताउल्ला और अब्दुल गनी मीर और बादी अहमद भट्ट,
शोबान भट्ट जो पूर्व विधायक थे, और मीर मोहम्मद सफ़ी, शेख मंजूर, अब्दुल डार, ये एक लंबी लिस्ट है। ये सभी लोग मुसलमान थे और भारत के पक्ष में थे, सत्ता पक्ष के साथ खड़े हुए थे। तो इनको इस वजह से इनकी हत्याएं की गई। कड़ी में एक और घटना है जिसकी कभी बात नहीं की जाती। खुद गुलाम नबी आज़ाद उसके बारे में कभी बात नहीं करते। गुलाम नबी आज़ाद के भतीजे थे असदुद्दीन हुसैन, उनका अपहरण कर लिया गया था और उनके ससुर मोहम्मद हाजी अब्दुल्ला, उनके घर पे बमबारी भी की गई थी। हालात ये बने कि एक सर्जन थे जो JKLF के किसी ज़माने में आइडियोलॉग थे, उनका नाम था डॉक्टर अब्दुल अहद गुरु, उनकी भी हत्या कर दी गई। एक और उदाहरण है रेडियो कश्मीर का। रेडियो कश्मीर पे राजेश भट्ट एक कश्मीरी पंडित हैं, उनकी एक किताब है रेडियो कश्मीर के नाम से। आप अगर उसे पढ़ोगे उसमें ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। रेडियो कश्मीर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रेडियो कश्मीर के जो हेड थे लाशा कौल, उनकी हत्या को ऐसे दिखाया जाता है जैसे एक कश्मीरी पंडित की हत्या हुई है, जबकि रेडियो कश्मीर में बहुत सारे मुस्लिमों की भी उस समय हत्या कर दी गई थी जो भारत के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 13 फरवरी 1990 के दूरदर्शन के जो श्रीनगर के निदेशक थे लाशा कौल, उनकी हत्या कर दी गई। 1 मार्च को उनके जो सहयोगी थे BN हांडा, उनकी हत्या कर दी गई। और 2 अक्टूबर को जब समाचार वाचकों पर वहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया और कुछ समाचार वाचकों ने समाचार पढ़ने जारी रखे, जिसमें समीर भट्ट, उनकी हत्या कर दी गई। हुसैन जफ़र, सलामुद्दीन जो सहायक निदेशक थे, इनकी भी हत्या कर दी गई। तो ये कई सारी लिस्ट है, बहुत सारे लोगों की लिस्ट है जो जिसमें मुस्लिम लोग और हिंदू दोनों शामिल हैं। दोनों तरह के लोगों की हत्या कर दी गई, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी उन्हें लगा कि भारत के पक्ष में खड़ा है और उसके उन्होंने टारगेट किया और उसकी हत्या कर दी गई। मैं रेडियो कश्मीर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सूचना की जंग है। आज भी आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे एक तरह की अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक दूसरे की बात, अपनी बात रखते हैं और एक दूसरे को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त भी ऐसा ही हो रहा था। रेडियो कश्मीर जो है वो आतंकवादियों का जो प्रोपेगेंडा था, जिसमें वो कश्मीरी अवाम को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उसको वो लोग स्थापित कहीं समाज में नहीं होने दे रहे थे। और रेडियो कश्मीर लगातार उनको मुखर होकर उनके अगेंस्ट काम कर रही थी। तो इसलिए उन्होंने रेडियो कश्मीर के जो पूरा स्टाफ था और रेडियो कश्मीर से संबंधित जितने लोग थे उनको टारगेट करना शुरू किया और उनको मारना शुरू किया। तो ये जो लड़ाई मूवी में भी दिखाई गई है, जैसा मूवी देखने से लगता है कि पूरा कश्मीर का जो मुसलमान है वो वहाँ के कश्मीरी पंडितों को मारने शुरू कर दिया था और इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसी कोई भी घटना, ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पर उस वक्त नहीं हुई थी। ये टोटल भारत के साथ जो लोग खड़े हुए थे और जो भारत के खिलाफ जो लोग खड़े हुए थे, उनके बीच एक तरह का संघर्ष चल रहा था। संबंध में आप AS दौलत साहब जो उस वक्त IB के चीफ थे, उनकी किताब भी पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि IB के भी बहुत सारे लोगों की हत्याएं की गई, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों लोग शामिल थे। दोस्तों, असल में जो ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था और इसमें जो आतंकवाद को जो सबसे बड़ा फ्लिप मिला, वो मिला रूबिया सईद के अपहरण से के घटना के बाद। अब रूबिया सईद कौन है? रूबिया सईद मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी। और मुफ्ती मोहम्मद सईद कौन है? मुफ्ती मोहम्मद सईद जो एक ज़माने में कांग्रेस में थे और फिर कांग्रेस छोड़ के वो VP सिंह के साथ जनता दल में चले गए। और जनता दल में जाने के बाद जब VP सिंह ने BJP और अन्य वामपंथियों के साथ मिलकर सरकार बनाई तो उसमें उनको गृह मंत्री बना दिया गया। अगर हम रूबिया सईद वाले घटनाक्रम को अच्छी तरह समझे तो बहुत सारी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। जब रूबिया सईद का अपहरण हुआ तो फारूक अब्दुल्ला इस पक्ष में बिल्कुल नहीं थे कि किसी भी एक आदमी को छोड़ा जाए, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उनकी बात को नज़रअंदाज किया और अपने एक दोस्त जो कश्मीरी पंडित थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश से, उनके जरिए आतंकवादियों से सीधा संपर्क किया। सैफुद्दीन सौज की जो किताब है कश्मीर पे, अगर आप उसको पढ़ो तो उसमें ये पूरी डिटेल आपको इस बारे में मिल जाएगी। इस बात को उस ज़माने के जो मुख्य सचिव थे मूसा रजा साहब, उन्होंने भी अपनी किताब में कंफर्म किया है।
और बाद में आपने देखा कि इंदर कुमार गुजराल एक मंत्री के साथ कश्मीर में जाते हैं और फ़ारूक अब्दुल्ला को प्रेशर करते हैं कि वो इस पूरे मामले में चुप रहें। लेकिन फ़ारूक अब्दुल्ला साहब इसके बाद भी चेतावनी देते हैं कि किसी अगर एक भी आतंकवादी को छोड़ा गया तो कश्मीर को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हुआ भी यही। फ़ारूक अब्दुल्ला की बात को नज़रअंदाज कर दिया गया और 5 आतंकवादियों को, जिनमें हामिद शेख, शेर खान, नूर मोहम्मद, मोहम्मद अल्ताफ़, जावेद अहमद को रिहा कर दिया गया। वजाहत हबीबुल्ला एक प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि नई नई जनता दल सरकार दबाव में झुक गई और उन्होंने फ़ारूक की बात को नज़रअंदाज कर दिया। और इस घटना के बाद जो हत्याएं हुई उनको देखो तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो चेतावनी फ़ारूक अब्दुल्ला ने दी थी उसको नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हुए। इस घटना के बाद उप कुलपति नसीरुल हक, उनके सचिव अब्दुल गनी और श्रीनगर HMT के जनरल मैनेजर HL खेर का अपहरण कर लिया गया। लेकिन इस बार कोई समझौता नहीं हुआ और इनकी हत्या कर दी गई। बाद अगस्त में श्रीनगर में के दौरे पर गए भारतीय तेल निगम के एक कार्यकारी निदेशक के रुदय स्वामी का अपहरण कर लिया गया और सरकार ने 5 आतंकवादियों को छोड़ दिया। इसी बीच अब्दुल गनी लोन की बेटी शबनम लोन और सैफुद्दीन सौज की बेटी नाहिद सौज का भी अपहरण कर लिया गया। लेकिन तब तक दिल्ली में सरकार बदल चुकी थी। चंद्रशेखर आ चुके थे जिन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि वो किसी तरह का लेन देन आतंकवादियों के साथ नहीं करेंगे और बातचीत करके इस मामले को सुलझा लिया गया। रूबिया सईद के अपहरण के बाद जो कश्मीर के सबसे बड़े धर्मगुरु थे मीर वाइज फ़ारूक साहब, उन्होंने इस का बहुत मुखर तरीके से विरोध किया और इसे गैर इस्लामिक बताया। इस बात को लेके जो है पाकिस्तान की मीडिया में उनके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा छापा गया, उनको भारत का दलाल तक कहा गया और 21 मई 1990 को उनकी इस बात को लेकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद जो घाटी में घटनाक्रम हुए, उन्होंने घाटी की सारी व्यवस्था को बदल के रख दिया। इस हत्या के बाद एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता है क्योंकि आवाम में ये बात थी कि आतंकवादियों ने मीर वाइज फ़ारूक की हत्या कर दी है, तो आवाम में आतंकवादियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा गुस्सा था और उन्होंने उनकी लाश को लेकर एक जुलूस निकाला। इस हत्या के बाद आवाम में एक गुस्सा था आतंकवादियों को लेके, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े धर्मगुरु की हत्या कर दी थी और पूरी आवाम में बहुत ज़्यादा गुस्सा आतंकवादियों के खिलाफ था। तो उस वक्त के जो वहाँ के मुख्य सचिव थे R.K. ठक्कर साहब, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने जगमोहन से कहा कि एक बहुत बड़े धर्मगुरु की हत्या हुई है, आप श्रद्धांजलि के तौर पर एक पुष्प चक्र उनके जनाजे पर भिजवा दो। लेकिन जगमोहन ने पुष्प चक्र भिजवाने की बजाय कहा तो आप एक पुष्प चक्र भिजवा के पूरी आवाम का सेंटीमेंट बदल सकते थे, उन्हें विश्वास में ले सकते थे। लेकिन जगमोहन ने पुष्प चक्र भिजवाने की बजाय CRPF और पुलिस के जरिए उस जुलूस को रोकने की कोशिश की, जिसमें CRPF ने फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में लगभग 50 लोग मारे गए। और एक किस्सा इसमें बताया जाता है कि एक नौजवान जो रऊफ़ अहमद, जब उनके पिता की तरफ बंदूक तनी हुई थी तो वो उसके सामने आ गए और उनके शरीर से 28 गोलियां बरामद हुई। और हालात यहाँ तक बिगड़े कि जो मीर वाइज जिनकी लाश को लेकर जुलूस चल रहा था, उनकी बॉडी से भी 2 गोलियां निकली। तो दोस्तों सवाल ये है, जब हम कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की बात करते हैं और कई लोग इसको हिंदू और मुसलमान का रंग देने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग ये सारे जो घटनाक्रम है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनकी बात क्यों नहीं करते? किस तरह से वहाँ पे हालात बिगड़ रहे थे और बिगाड़े जा रहे थे, इन चीज़ों पर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? तो जगमोहन का रोल भी इस पूरे घटना में बहुत विवाद वाला रहा है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो कुछ हुआ वो उसमें सब कुछ जगमोहन की प्री प्लानिंग या जगमोहन ने किया, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि जगमोहन ने कुछ नहीं किया। सच इन दोनों के बीच कहीं पर है। लेकिन दोस्तों ये तो कहा ही जा सकता है कि जगमोहन के द्वारा कश्मीरी पंडितों को रोकने और उनकी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कुछ नहीं किया गया। तवलीन सिंह अपनी किताब में लिखती है, मैं उनको कोट कर देता हूँ
कि कुछ मुसलमान ये आरोप लगाते हैं कि जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने पर मजबूर किया। लेकिन ये बात सच हो या नहीं, लेकिन ये तो सच है ही कि जगमोहन के आने के कुछ महीनों बाद वो समूह घाटी छोड़कर चले गए और इस बात के पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं कि जगमोहन ने उन्हें घाटी छोड़ने के लिए साधन उपलब्ध कराए। कई और कश्मीर पर लिखी किताबें और कई लोगों के स्टेटमेंट में भी ये बात साफ होती है कि जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को रोकने के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाए थे, उल्टा उन्हें वहाँ से निकालने में उन्होंने मदद की थी। वजाहत हबीबुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने जगमोहन से कहा कि आप दूरदर्शन पे एक अपील कर दीजिए कि कश्मीरी पंडितों को किसी तरह के भय में आने की ज़रूरत नहीं है, सरकार उनकी पूरी तरीके से सुरक्षा करेगी और उनको हर तरीके से सुरक्षा मुहैया कराएगी। लेकिन जगमोहन ने अपने प्रसारण में बजाय इसके उन्होंने अपने प्रसारण में कहा कि जो कश्मीरी पंडित यहाँ असुरक्षित महसूस करते हैं उनके लिए जम्मू में कैंप बनाए जा रहे हैं, वो कैंपों में जा सकते हैं और जो सरकारी अधिकारी या सरकारी नौकरी वाले लोग कैंपों में जाएंगे उनकी जो तनख्वाह है उनको हर महीने मिलती रहेगी। तो इस बात से ये तो साफ है कि जगमोहन के द्वारा कश्मीरी पंडितों को रोकने के लिए कोई ख़ास कदम और उनमें कोई उनको सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए कोई ख़ास कदम नहीं उठाए गए थे, उल्टा उनको असुरक्षित महसूस करवा के वहाँ से निकालने में मदद की गई और एक तरह से उनको रिश्वत दी गई कि उनको हर तरह की सुविधा कैंपों में उपलब्ध कराई जाएगी। अब सवाल ये भी उठता है कि जब घाटी में ये सब घटनाक्रम हो रहे थे तो केंद्र में वीपी सिंह के साथ बीजेपी की सरकार थी, उसने वीपी सिंह पर यह दबाव क्यों नहीं बनाया कि घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए और आम कश्मीरियों के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और अगर ये घटनाएं हो रही थी और हो गई थी तो बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से इस मुद्दे पर अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, कश्मीर घाटी में फ्लैग मार्च, आर्मी का फ्लैग मार्च भी तब कराया गया जब दिल्ली में राजीव गांधी ने अपने कांग्रेस के लीडर के साथ संसद का घेराव किया और जगमोहन साहब जिनकी जो वहाँ की आवाम को जो आतंकवादियों के खिलाफ जिसमें गुस्सा था मीरवाइज की हत्या के बाद, उसको अपने साथ ले सकते थे, उनमें अपना विश्वास पैदा कर सकते थे सरकार के प्रति, उनकी नासमझी और राजनीतिक नासमझ के कारण पूरा घटनाक्रम उल्टा हो गया। उल्टा आवाम जो है वो सरकार के खिलाफ हो गई। तो वजाहत हबीबुल्लाह इस बारे में बोलते भी हैं कि 5 साल में जो आतंकवादी नहीं कर पाए, जगमोहन ने 5 महीने में आके वो काम कर दिया। दोस्तों, जब कहीं पर कोई घटना होती है ना तो सारे लोग अच्छे होते हैं और ना ही सारे लोग बुरे होते हैं। कुछ लोग अच्छे लोग होते हैं जो घटनाओं को समझते हैं और उनको रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बुरे लोग भी होते हैं जो उन घटनाओं में दूसरे समुदायों पर प्रेशर बनाते हैं। तो कश्मीर में भी यही सब हो रहा था। बहुत सारे मुस्लिम लोग जो हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम लोग, बहुत सारे कहना ठीक नहीं होगा, ज़्यादातर मुस्लिम लोग जो है अपने पड़ोसी हिंदुओं को और कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया करा रहे थे। ऐसे भी सबूत और ऐसी भी चीज़ें सामने आई है कि कश्मीरी पंडितों को मुसलमानों ने अपने घरों में पनाह दी और मुस्लिम महिलाएं दरवाज़ों पर उनकी सुरक्षा के लिए आतंकवादियों से भिड़ गई और अड़ गई। मूवी में भी एक जगह एक सीन दिखाया जाता है जिसकी चर्चा भी बहुत हो रही है, जब उस हिंदू महिला का रेप करके उसको मारा जाता है तो वहाँ पे एक मुस्लिम महिला होती है जो प्रेग्नेंट होती है। जब उसको ये सब देख के वॉमिटिंग होती है तो आतंकवादी उसको बोलते हैं कि आप ये सब नहीं देख पा रहे हैं और इस बात पे उसको गोली मार देते हैं। तो दोस्तों, जो असुरक्षा की भावना थी वो खाली पंडितों में नहीं, हिंदुओं में नहीं, वहाँ के लोकल मुस्लिम लोगों में भी थी। इस चीज़ को समझना चाहिए। दूसरा, एक और घटनाक्रम जो है वो मूवी में दिखाया जाता है कि जो हीरो पार्ट है मूवी का, वो अपने घर में जाता है जहाँ पे बहुत सारे नारे वगैरह लिखे होते हैं। तो दोस्तों, वो घर उस मूवी में भी दिखाया गया है कि पंडित का घर है, ना उसको जलाया गया है, ना किसी ने उसको कब्जा किया है। हकीकत भी यही थी। जो कश्मीरी पंडित वहाँ से निकले थे असुरक्षित महसूस करने के बाद, वो उन लोगों के घरों को ना ही तो वहाँ किसी ने कब्जा किया था, ना ही जलाए गए थे। बहुत सारे
और ज़्यादातर पंडितों ने वापस जाके उन सारे घरों को या तो बेच दिया है या आज भी वो घर उनके वहाँ पे हैं और आज भी घाटी में लगभग 5,000 से ज़्यादा कश्मीरी पंडित सुरक्षित बिल्कुल रह रहे हैं। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों की जो संख्या है उसके बारे में भी पिक्चर और जो इस तरह के लोग हैं वो गलत चीज़ें कोट करते हैं। जो कश्मीरी संघर्ष समिति है, जो कश्मीर में बचे हुए आज भी जो बचे हुए कश्मीरी हैं उनकी हकों की लड़ाई जो लड़ती है, उसका खुद का आंकड़ा है कि लगभग 650 कश्मीरी मारे गए और 1.5 लाख के आसपास जो है वो कैंपों में चले गए। जबकि बहुत सारे लोग इन संख्याओं को बढ़ाकर दिखाते हैं। तो दोस्तों, जो लोग इनको बढ़ा के दिखाते हैं उनको इसका क्या फ़ायदा होगा ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी मंशा का तो पता चलता ही है कि वो इन्हें बढ़ा के क्यों दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, सीमा काजी अपनी किताब बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नेशन में ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के हवाले से बताती हैं कि पाकिस्तान में लगभग 90 के दशक के बाद 38,000 कश्मीरी शरणार्थी पहुँचे थे। कभी कोई बात नहीं होती। और साथ ही सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 25,000 कश्मीरी मुसलमानों की हत्या की गई थी इस पूरे समय में, और लगभग 50,000 से ज़्यादा कश्मीरी मुसलमान भी अब विस्थापित हुए थे। दोस्तों, कपले मोहम्मद ने अपनी मुजफ्फराबाद यात्रा में पाया कि सैकड़ों मुसलमानों को मार के झेलम में फेंक दिया गया है, और इन्हीं तथ्यों के साथ लेकर वो ये भी कहती हैं कि 48,000 से ज़्यादा मुसलमान जो है वो विस्थापित हुए थे। और इन रेफ्यूजियों ने सुरक्षा बलों पर इस तरह के भी आरोप लगाए हैं कि जब वो जा रहे थे तो उनके साथ लूटपाट, उनकी पिटाई और अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार जैसे आरोप भी सुरक्षा बलों पर लगे हैं, जिसकी कभी कहीं कोई बात नहीं होती। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को ही विस्थापन और हत्या जैसी घटनाओं को झेलना पड़ा था। आम कश्मीर नागरिक को भी इन सारी चीज़ों के साथ और इन सब घटनाओं के साथ, इन सब समस्याओं के साथ गुजरना पड़ा था। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों को तो मुआवजा और नौकरी और बहुत सारी चीज़ें मिली भी हैं, लेकिन मुस्लिमों को, कश्मीरी मुस्लिमों को कभी कुछ चीज़ें इस नहीं मिली और ना ही उनकी कभी कोई बात करता है। तो एक और बात कही जाती है कि कश्मीरी पंडितों की कभी कोई हेल्प नहीं हुई। विस्थापन के बाद किसी ने उनका, बाला साहब ठाकरे को छोड़ के किसी ने कभी उनका कोई साथ नहीं दिया। मैं आपको कुछ सरकारी तथ्य बता देता हूँ जिससे साफ हो जाएगा कि क्या हुआ था। दोस्तों, पहली बात तो आतंकवाद या किसी भी समस्या से विस्थापित हुए लोगों को जो मुआवजा मिलता है, कश्मीरी पंडितों को उनकी तुलना में सबसे ज़्यादा मुआवजा मिलता है, और टाइम पे ये मुआवजा बढ़ा भी है। आखिरी बार ये उमर अब्दुल्ला के टाइम में बढ़ा था। उमर अब्दुल्ला ने इसे 1500 से बढ़ा के 2,500 पर पर्सन कर दिया था, और साथ ही अन्य सुविधाएं जैसे रिजर्वेशन और राशन वगैरह वो सारी भी उनको मिलती रही हैं। 2008 में एक आदेश भी पारित हुआ था। आतंकवाद के शिकार लोगों को 5 लाख रुपए कैश और घर के एक आदमी को नौकरी, सरकारी नौकरी भी दी गई। 2015 में मनमोहन सरकार ने लगभग 2,000 करोड़ का पैकेज कश्मीरी पंडितों के लिए दिया, जिसमें उनको 3,000 नौकरियां और उनके आवास संबंधी चीज़ों को लेके ये पैकेज दिया गया था। और दोस्तों, बहुत सारे, क्या लगभग सभी स्टेट्स में कश्मीरियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में रिजर्वेशन तो है ही। अब सवाल ये उठता है कि पिछले 7 साल से जो सरकार है, जो इस तरह के प्रोपेगेंडा को और इस मूवी को भी पूरा प्रमोट करने की कोशिश करी है, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? फिर इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या क्या किया है? इस मूवी से जो उन्होंने पैसा कमाया उसमें से कितना % वो कश्मीरी पंडितों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं? ये चीज़ भी पूछी जानी चाहिए। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये आपकी भावनाओं का पूरी तरीके से कमर्शियलाइजेशन है और राजनीतिक प्रयोग है, और ये चीज़ सामने भी आ रही है। साहित्य पर बनी फिल्में होती हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमने अपने इतिहास में जो, अपने पूर्व में जो गलतियां की हैं, हम उनसे सबक लें और उन चीज़ों से आगे बढ़ें। पिक्चर इसके बिल्कुल उलट करती है। ये पिक्चर आधा सच और पूरा झूठ दिखा के, लोगों की भावनाओं को भड़का के अपने कमर्शियल एजेंडे को पूरा करती है, और साथ ही राजनीतिक जो प्रोपेगेंडा है उसको स्थापित करने की कोशिश करती है, और एक ऐसे ध्रुवीकरण की ज़मीन तैयार करती है जिसमें आने वाले समय में अगर आप देखो तो
तो बहुत बड़ा नुकसान, जितना शायद 90 में कश्मीर में भी नहीं हुआ, उससे भी बड़ा नुकसान होने की संभावना है। तो दोस्तों हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, और जो लोग इतिहास के साथ इस तरह की छेड़छाड़ करते हैं उनकी चालाकियों को भी समझना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।